नमस्कार दोस्तों। आधुनिक भारत के इतिहास में भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के आगमन को हम लोग कवर कर रहे हैं। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको डचों के बारे में बताया था। अब इस वीडियो में हम लोग अंग्रेज यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देखेंगे। किस तरह से अंग्रेज भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से प्रवेश करते हैं, ये अपनी पहली फैक्ट्री कब और कहां पे स्थापित करते हैं। ये भारत में जब प्रवेश करते हैं तो उस समय भारत में जो मुगल बादशाह होते हैं कितनी सूझबूझ के साथ उनके साथ ये तालमेल को स्थापित करते हैं और ये कैसे अपने यात्रा की शुरुआत बंगाल के 3 गांवों को मिला करके उसकी घेराबंदी करके वहां से लगभग भारतीय क्षेत्र पर ये अपना आधिपत्य कैसे स्थापित करते हैं, इन सभी चीजों को हम लोग बहुत ही बारीकी से देखेंगे। अब देखिए, अपने लगभग सभी वीडियो में जो मैं इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूं वो अपने यूपीएससी की नोट से इंफॉर्मेशन लेता हूं और आपके साथ शेयर करता हूं ताकि आपको इसका अधिक से अधिक फायदा मिल सके। न केवल यूपीएससी के लिए बल्कि विभिन्न परीक्षाओं के लिए आपको इसका अधिक से अधिक फायदा मिल सके। इसलिए अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिएगा। इतना तो मुझे विश्वास है, इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हैं, है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात कर लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका आप आगमन देखेंगे तो डचों के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है। अब बात कर लेते हैं गठन एवं ढांचा की। तो 1600 ईस्वी में ट्यूडर वंशी महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और एक चार्टर जो है 15 वर्ष के लिए था जो कंपनी को व्यापारिक अधिकार देता था। आगे चलकर समय समय पर विभिन्न अधिनियमों द्वारा इस चार्टर को बढ़ाया जाता रहा, पर यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि उन अधिनियमों के साथ ही साथ अब ब्रिटिश सरकार का इस कंपनी में हस्तक्षेप भी बढ़ता जा रहा था। आपको पता होगा, अगर आपने पढ़ा होगा, तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, अब इस एक्ट से कंपनी का जो कानून बन रहा था, कंपनी के लिए जो कानून बन रहा था वो ब्रिटेन की संसद बना रही थी। इसके बाद बात करते हैं कंपनी के नाम की। तो इस कंपनी का जो नाम था शुरुआत में द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट, आगे चल करके यह कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से लोकप्रिय हुई थी। अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी एक निजी कंपनी थी और इसे कुछ लोग मिल करके यानी कि कुछ शेयर धारक मिल करके इस कंपनी को बनाए थे और महारानी एलिजाबेथ भी इस कंपनी की एक शेयर धारक थी। इनके मालिकों को कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर कहा जाता था और कंपनी के संचालन के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता था और इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कुल 24 सदस्य होते थे और ये सभी के सभी 24 सदस्य वेतनिक अधिकारी होते थे, जिसमें आप देखेंगे कि एक गवर्नर होता था, एक डिप्टी गवर्नर होता था और 22 अन्य सदस्य होते थे। पहले जो गवर्नर थे वो थे टॉमस स्मिथ प्रथम। इसके बाद गवर्नर जो है कंपनी का मुख्य अधिकारी होता था और मुख्य अधिकारी होने के साथ ही साथ गवर्नर को यह अधिकार था युद्ध का, संधि का और विस्तार करने का अधिकार गवर्नर को दिया गया था। इसके बाद अब बात कर लेते हैं मुगल एवं कंपनी संबंध का, क्योंकि कंपनी का जब गठन हुआ था तो उस समय भारत में अकबर का समय चल रहा था, लेकिन ये जो कंपनी जब भारत में आई तो उस समय भारत में जहांगीर का समय चल रहा था। तो अब बात कर लेते हैं जहांगीर की और कंपनी के संबंध में। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन 1608 में हुआ था और 1608 में कैप्टन हॉकिंस कंपनी के प्रतिनिधित्व में सूरत पहुंचा था। देखिए, कई बार परीक्षा में यह भी प्रश्न पूछ लिया है कि ये जो कैप्टन हॉकिंस है किस जहाज से आया था, उस जहाज का नाम पूछ लिया है। तो हेक्टर जो है उस जहाज का नाम था। हॉकिंस ने जहांगीर से मुलाकात की, दोनों ने तुर्की में बात किया था। जहांगीर ने हॉकिंस का भव्य स्वागत किया था और उसे 400 का मनसब प्रदान किया था। इसके बाद लेकिन आपको पता होगा कि सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए थे और पुर्तगालियों का थोड़ा दबदबा था, तो इसलिए जब ये कंपनी जब भारत में प्रवेश की तो उन पुर्तगालियों ने जहांगीर पर दबाव बनाया ताकि वे इस कंपनी को सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने से मना कर दें, सूरत में कंपनी स्थापित करने की इजाज़त नहीं दें। और वैसा हुआ भी। पुर्तगालियों के दबाव के कारण जहांगीर ने इस कंपनी को सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की परमिशन नहीं दी। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री गोलकुंडा राज्य के मुसलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में स्थापित हुई थी। इसके बाद आप देखेंगे कि कुछ ही समय में जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को इजाज़त दे दी थी कि अब आप जो है सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर सकते हैं। इसी के साथ ही साथ अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में 1613 में स्थापित की थी। इसके बाद
1615 में इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया और इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक सहूलियत पाने का अवसर सृजित हुआ था। इसके बाद अब बात कर लेते हैं शाहजहां और कंपनी के संबंध की। तो आप देखेंगे कि शाहजहां का पुर्तगालियों से अच्छा संबंध नहीं था और इसका सबसे ज़्यादा फायदा हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्योंकि पुर्तगालियों से अच्छे संबंध नहीं होने के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है उस समय जो है पूर्वी तट पर कई फैक्ट्रियां स्थापित करने का मौका मिला, जिसमें आप देखेंगे कि पहली कंपनी थी हरिहरपुरा जो कि बंगाल में थी, 1633 ईस्वी में यहाँ पे अंग्रेजों ने कंपनी स्थापित की। दूसरा बालासोर उड़ीसा 1633 में ही, तीसरा पटना 1643 में, चौथा हुगली 1651 में और पांचवा था कासिम बाजार 1656 में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुर्तगालियों से अच्छे संबंध नहीं होने के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी को कितना फायदा हुआ था। इसके बाद शाह शुजा जो कि शाहजहां का बंगाल का गवर्नर था, इसने जो है 300 वार्षिक पाउंड के बदले कंपनी को एक साल के लिए व्यापार के लिए इजाजत दे दी थी। एक तरह से देखा जाए तो कंपनी को भी इससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था। अब बात कर लेते हैं औरंगजेब एवं कंपनी के संबंध में। तो 1600 देखिए, औरंगजेब के समय में दो स्थितियां थी। पहली स्थिति थी 1690 से पूर्व और दूसरी स्थिति थी 1690 के बाद। तो बात करें अगर हम 1690 से पूर्व की, तो कंपनी के लिए ये जो समय है वो अनुकूल नहीं था, क्योंकि औरंगजेब को शिकायत मिली कि कंपनी के लोग जो है सुविधाओं का गलत इस्तेमाल करते हैं, चुंगी नहीं देते हैं। अतः 1688 में उसने एक फरमान जारी किया और जिसमें यह कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सभी कोठियां सीज कर दी जाए। बहुत बदमाश था औरंगजेब, और यही फरमान के तहत उसने क्या किया कि धमकी दी अंग्रेजों को कि अब तुम्हारी सारी कोठियां सीज कर दी जाएगी और तुम्हें किसी भी तरह का कोई व्यापार नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि कंपनी जो है काफ़ी घबरा गई। अब सोची कि अब तो हुक्का पानी बंद कर देगा औरंगजेब। तो कंपनी ने क्षमा याचना की और अंततः हर्जाना लेकर के चेतावनी के साथ औरंगजेब ने कंपनी को बख्श दिया था। इसके बाद अब बात करें 1690 के बाद, आप देखेंगे कि ये जो समय है ये कंपनी के लिए अनुकूल माहौल रहा है। 1698 में अजीम उसान औरंगजेब का बंगाल का ये सूबेदार था। इसने कंपनी को सूतानाती, गोविंदपुर और कोलिकाता, यही तीनों गांव है नामक स्थानों की जमींदारी यहां पे प्रदान की थी। यानी कि ये 3 गांव कंपनी को दिया था और कंपनी ने इन तीनों गांवों को घेर करके यहां पे किलाबंदी की और इसे नाम दिया फोर्ट विलियम। इसके बाद आप देखेंगे कि आगे यही आधुनिक कलकत्ता के रूप में विकसित होता है और यहाँ का जो प्रथम अधिकारी होता है, यानी कि फोर्ट विलियम का जो प्रथम अधिकारी होता है उसका नाम है जाव चारनाक, तथा यहाँ का जो प्रथम गवर्नर होता है वो होता है चार्ल्स आयर। और कई बार ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद अब बात कर लेते हैं हम लोग फर्रुखसियर एवं कंपनी की। तो 1717 में जॉन सरमन के नेतृत्व में अंग्रेजों का एक दूत मंडल फर्रुखसियर से मिलने मुगल दरबार में आया था। इस दल के एक डॉक्टर थे जिनका नाम है हैमिल्टन ने बादशाह के एक गंभीर बीमारी, अब देखिए बादशाह थे, उनके शौक भी थे, बेचारे के शौक पे पाबंदी लगी थी, उसको कोई गुप्त रोग हो गया था और इस डॉक्टर साहब ने इस फर्रुखसियर का वो रोग जो है उसे बिल्कुल सही कर देते हैं और बादशाह जो है अब बिल्कुल तैयार हो जाता है अपनी बादशाही जीने के लिए और खुशी के मारे उसने कंपनी को कई सहूलियतें प्रदान कर दी, जिसमें आप देखेंगे कि उसने एक फरमान जारी किया और उस फरमान के मुख्य बिंदु थे, जिसमें पहला है कि कंपनी को 3000 वार्षिक रुपए के बदले बंगाल में चुंगी मुक्त व्यापार की अनुमति मिल गई। दस्तक यानी कि फ्री पास का अधिकार दिया गया कंपनी को अपने खुद के सिक्के को मुगल भारत में चलाने की अनुमति दे दी गई थी और कलकत्ता में अतिरिक्त भूमि ग्रहण करने की भी अनुमति दे दी गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि फर्रुखसियर ने अपने उस इलाज के सही होने के उपलक्ष्य में कंपनी को कितना बड़ा फायदा दिया था एक फरमान के जरिए। इसके बाद एक यहाँ पे एक छोटा सा नोट है, इसे भी आप जरा ध्यान रखिएगा कि ये जो फरमान था कंपनी ने अपने लिए बेहतर अवसर सृजित होने वाला इसे मैग्ना कार्टा कहा था। आप खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी को कितना ज़्यादा फायदा हो रहा था एक फरमान के जरिए, यानी कि फर्रुखसियर ने कंपनी को बहुत कुछ दे दिया था उस बीमारी के बदले में, यानी कि उस इलाज के बदले में। इसके बाद अब बात कर लेते हैं गोलकुंडा एवं कंपनी की। तो गोलकुंडा में ही सर्वप्रथम
मुसलीपट्टनम में 1611 में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी। इसके बाद गोलकुंडा के शासक ने 1632 में कंपनी के पक्ष में एक फरमान जारी किया था और जिसमें 500 पैगोडा यानी कि स्वर्ण मुद्रा वार्षिक के बदले कंपनी को गोलकुंडा में चुंगी मुक्त व्यापार की अनुमति मिल गई थी। अब बात कर लेते हैं हम लोग मद्रास एवं कंपनी संबंध। तो देखिए, वर्तमान तमिलनाडु में एक स्थानीय सामंत ने 1639 में कंपनी को मधुरापुरम नामक एक गांव प्रदान किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसकी किलाबंदी की और इसे नाम दिया फोर्ट सेंट जॉर्ज। बाद में यही स्थान मद्रास शहर के रूप में विकसित हुआ था। फ्रांसिस डे मद्रास का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यहां पे भी एक छोटा सा नोट है, उसे भी आप जरा ध्यान रखिएगा। तो मद्रास में ही 1687 में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम मेयर का कोर्ट तथा नगर पालिका की स्थापना की थी। अब देखिए, यहां पे अंग्रेजों ने जो कंपनियां बनाई थी उनके कुछ यहां पे नाम हैं। कलकत्ता में उन्होंने नाम दिया था फोर्ट विलियम, पांडिचेरी में फोर्ट लुई, मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और चिंसुरा में फोर्ट गुस्ताव। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए इसे भी मैंने यहां पे कवर कर लिया है। इसके बाद अब बात कर लेते हैं अंत में हम लोग अंग्रेजों के व्यापार की, यानी आयात और निर्यात की। तो आयात के रूप में सोना, चांदी, पारा, शराब, तेल जो है ये आयात होता था। अब निर्यात की बात करें तो सूती कपड़ा, मसाला, नील, अफीम, सोरा, हाथी दांत की बनी वस्तुएं और मोटी धातु की बनी वस्तुएं, इन सभी का निर्यात होता था। इस तरह से अंग्रेजों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण जानकारी थी उसे मैंने कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह से इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।